ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने सीखा था ऑस्मोटिक प्रेशर। आज हम लेक्चर नंबर 11 के अंदर स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल्स एंड केस स्टडीज़ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। लास्ट लेक्चर के अंदर तक आपने बहुत अच्छे से ऑस्मोटिक प्रेशर सीख लिया था। ऑस्मोटिक प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, मैंने आपको प्रूव किया था कि वो कैसे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम अपने केस स्टडीज़ की तरफ बढ़ते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर की कैलकुलेशन करने के लिए अलग अलग केस होते हैं। वो अलग अलग केस क्या होते हैं वो अभी हमें देखना है। ये कैलकुलेशन पर्पज़ के लिए होता है केस फर्स्ट। हेडिंग लगाइए केस फर्स्ट। केस फर्स्ट क्या है? केस फर्स्ट वैसे आपने पढ़ लिया बट फिर भी मुझे बताना है। व्हेन ओनली वन सोल्यूट इज present in solution, then calculation of पाई मतलब हमारा क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर। जब हमारे सॉल्यूशन के अंदर हमारा एक ही सोल्यूट प्रेजेंट होता है तो हम कैसे ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करते हैं? फॉर्मूला है हमारा पाई इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई, या मैं डब्ल्यू को अभी ओपन करके रखता हूँ, एन अपॉन वी आर टी इंटू आई। अभी तक हमने ये वाला सीख लिया है। इसका एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको लास्ट वीडियो के बिल्कुल अंत में भी बिल्कुल मैंने बताया था। एक क्वेश्चन फिर भी बता देता हूँ मैं आपको। 6 ग्राम यूरिया इज डिजोल्ड 6 ग्राम यूरिया इज डिजोल्ड in 2 liter solution at 27 degree Celsius. Calculate pi in atm. ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए 6 ग्राम यूरिया जो है ना वो डिजोल्ड है 2 लीटर सॉल्यूशन के अंदर। एक 2 लीटर का सॉल्यूशन हमने प्रिपेयर किया है, उस सॉल्यूशन के अंदर 6 ग्राम यूरिया है। अब यूरिया हमारा किसकी तरह बिहेव करेगा? एज ए सोल्यूट, क्योंकि ये डिजोल्व किया गया है। अब इसमें कितने सोल्यूट है? अब ये चीज़ देखो, केवल एक बस एक ही तो नाम है ना, इसमें एक ही तो सोल्यूट है ना। तो व्हेन ओनली वन सोल्यूट इज प्रेजेंट, तो इस फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे। आपको W देखना है कितना है। W कितना है हमारा? 6 ग्राम। यूरिया का M0, यूरिया क्या होता है? NH2CO NH2CO NH2 का मोलर मास होता है 60। वॉल्यूम कितना है? 2 लीटर। ओके, टेम्परेचर कितना है हमारा? 300 केल्विन। और क्या चाहिए हमें? आई। यूरिया क्या है हमारा? यूरिया इज ए ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए वांट फैक्टर कितना होता है? 1। ओके, और आर की वैल्यू क्या रखोगे? जब एटीएम में रखना हो तो मैंने बताया था आर की कम वाली वैल्यू यूज़ की जाती है। कम वाली कितनी होती है? 1/12। ओके स्टूडेंट्स, अब इसे एन भी हमारे पास में, एन क्या है हमारा? W/m0 हमारे पास में है, वी हमारे पास में है, टी भी हमारे पास में है, आर भी है, मोस्टली सारी चीज़ें हैं। आई क्या है हमारा? 1/2 फैक्टर। तो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर भी कराया था। और ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल होता है, मतलब फॉर्मूला बेस्ड होता है। बट हमारा केस 1 बहुत इजी होता है। अब हम केस 2 की तरफ बढ़ते हैं। केस फर्स्ट हमने पढ़ लिया है, अब हम केस 2 देखते हैं। केस फर्स्ट के क्वेश्चन बहुत ईजिली आप कर सकते हैं, बट जो प्रॉब्लम होती है वो कहाँ पे होती है? केस 2nd, 3rd, 4th एंड 5th के अंदर। उनमें थोड़ा और फॉर्मूले इंक्रीज हो जाते हैं और लॉजिक भी बढ़ जाते हैं थोड़े। केस सेकंड when more than one solute is present in the solution। अभी हमारा क्या है? हमारे सॉल्यूशन के अंदर एक से ज़्यादा सोल्यूट अगर प्रेजेंट हो तो ऐसे केस में हम पाई की कैलकुलेशन कैसे करेंगे? मैं आपको इनके क्वेश्चंस भी बताऊंगा। हाउ टू कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर। लेट्स सी पाई टोटल, ऑस्मोटिक प्रेशर टोटल इज इक्वल्स टू पाई 1 प्लस पाई 2 प्लस पाई 3 प्लस डैश 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 पाई n।
अब ये क्या है हमारा, अगर हमारे 2 सोल्यूट है तो हम 2 का ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करके उन्हें ऐड कर देंगे तो टोटल आ जाएगा हमारा। जैसे देखते हैं हम, जैसे आप सपोज करते हैं मोर देन 1 है ना, यानी कि 2 भी हो सकते हैं और 3 भी। जो हमारे क्वेश्चन है वो मैक्सिमम 2 तक है बस। कितने सोल्यूट प्रेजेंट हो गए हमारे, 2 सोल्यूट भी प्रेजेंट हो सकते हैं। साथ साथ में यूरिया भी हुआ और उसके साथ में ग्लूकोज भी डाल दिया मैंने, तो 2 सोल्यूट हो गए ना। अभी देखेंगे हम, तो फॉर्मूला क्या होगा, पाई टोटल इज इक्वल्स टू N1 R या N1 RT I1 या N1 I1 लिख लेते हैं, N1 I1 RT अपॉन V। भाई पाई को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये फॉर्मूला है ना हमारा। उस सोल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स चाहिए हमें, उस सोल्यूट का वांटा फैक्टर चाहिए हमें, और ROT ये तो टेम्परेचर, ये तो कॉन्स्टेंट मतलब मिलेंगे हमें कंडीशनल, और ये वॉल्यूम होगा जितना उसके अंदर मतलब जितना सॉल्यूशन प्रिपेयर किया गया होगा। अब देखते हैं, अगर दूसरा मतलब हमारा एक और सोल्यूट है तो उसके लिए हम नंबर ऑफ मोल्स कितने मानेंगे, N2, उसका वांटा फैक्टर I2 RT अपॉन V। अगर तीसरा सोल्यूट है तो ये तीसरा भी ऐड होगा, बट मैं 2 तक ही आपको बताता हूँ। यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, RT तो N1 I1 प्लस N2 I2 RT अपॉन V। ये क्या है हमारा, जब हमारे 2 से ज़्यादा सोल्यूट प्रेजेंट होते हैं तो ये पाई टोटल निकालने का फॉर्मूला होगा। इसे मैं और भी इंक्रीज कर सकता हूँ। अगर हमारा तीसरा सोल्यूट है तो ये कैसा हो जाएगा, N2 I2 प्लस N3 I3, और तब भी ऐसे निकाला जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, अब इसका एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पहले आपको क्या करना होगा, ये फॉर्मूला आप नोट करें। केस सेकंड क्या है हमारा, जब 2 या 2 से ज़्यादा सोल्यूट हमारे प्रेजेंट होते हैं तो ऐसे केस में हम ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे कैलकुलेट करते हैं, और मैं प्रैक्टिकली समझाऊंगा भी आपको ये कैसे होता होगा। ओके चलो क्वेश्चन देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल केस 2 का एग्जाम्पल है 0.6 या ले लेते हैं 6 ग्राम यूरिया एंड 58.5 ग्राम NaCl। इसे 60 कर लेते हैं, कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाएंगी। 60 ग्राम यूरिया एंड 58.5 ग्राम NaCl is dissolved in 3 liter solution at 27 degree Celsius. Calculate pi when R is equals to 1/12। ये R उसने खुद गिवन किया है। अगर R की वैल्यू 1/12 होती है तो पाई का में आता है हमारा ATM में, मतलब जो वैल्यू आएगी बस हमें ATM में रखना है। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन में 60 ग्राम यूरिया है और 58.5 ग्राम NaCl भी है। मतलब क्या है हमारा, एक यूरिया ये भी है और एक ये भी हमारा NaCl, ये 2 सोल्यूट है ना। अब जब 2 सोल्यूट होते हैं, अब एक बात समझो आप, ऑस्मोटिक प्रेशर कब क्रिएट होता है, जब एक तरफ हमारा डाइल्यूट होता है, दूसरी तरफ हमारा कॉन्सेंट्रेटेड होता है। कॉन्सेंट्रेटेड में क्या चीज़ होती है, हमारा अमाउंट ऑफ सोल्यूट होती है। अमाउंट ऑफ सोल्यूट होने की वजह से तो कॉन्सेंट्रेटेड होता है ना। अब इसमें सोल्यूट 2 है, अब सोल्यूट 2 है तो इसका मतलब क्या है, ये कॉन्सेंट्रेशन और बढ़ जाएगी। कॉन्सेंट्रेशन और बढ़ने का क्या मीनिंग है, कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस ज़्यादा होगा। कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस ज़्यादा होने का क्या मीनिंग है कि हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज़्यादा होगा। हमने देखा था ना कल, ये पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा सी। क्या देखा था हमने, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा सी, ये था ना। तो जैसे अमाउंट ऑफ सोल्यूट बढ़ती चली जाती है या नंबर ऑफ सोल्यूट बढ़ते चले जाते हैं तो ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू भी इंक्रीज करती है। तो ये वही केस है हमारा, बट हमें फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा। अब हमारे 2 सोल्यूट है ना, तो फॉर्मूला क्या है हमारा ये बताओ आप। पाई टोटल इज इक्वल्स टू N1 I1 प्लस N2 I2 RT अपॉन V। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं, मैं यूरिया को मान लेता हूँ अपना पहला सोल्यूट और दूसरा मान लेता हूँ मैं किसे, NaCl को। यूरिया का मोलर मास कितना होता है, m0 60, NaCl का कितना होता है m0
23 इसका होता है, 35 इसका होता है 30.5, तो इसका कितना हो जाएगा टोटल 58.5। ये तो मोलर मास है ना, 23 सोडियम का होता है, 35.5 इसका होता है, टोटल 58 हो जाएगा। यूरिया कितना गिवन है, डब्लू कितना गिवन है 60 ग्राम, और NaCl का डब्लू कितना का है हमारा 58.5 ग्राम, ये गिवन है ना। देखो मैंने ये वैल्यू इसलिए रखी थी ताकि हमारी कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाए। n बराबर कितना आएगा हमारा, n इज इक्वल्स टू, n क्या है हमारा नंबर ऑफ मोल्स, W/m0, W/m0 कितना आएगा 1, इधर भी n कितना आएगा हमारा W/m0, ये भी कितना आएगा 1। ये मोल किसके है, यूरिया के, मैंने बोल देता हूँ N1, इन्हें बोल देता हूँ मैं N2। अब N1 के लिए I1 भी देखेंगे हम। यूरिया कैसा है, एक यूरिया इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए मुझे बताए क्या होता है हमारा, वन था फैक्टर 1 होता है ना। और NaCl एक सॉल्ट है, और सॉल्ट के लिए वो कितने आयन प्रोड्यूस करता है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का केस होता है। तो I2 इसका कितना होगा, NaCl को आप क्या करो, NaCl को आप 1 मोल से ये देखोगे कितने मोल ऑब्टेन होते हैं आपको, एक इसका कितने 2 मोल हुए ना, तो I2 कितना 2। अब ये वैल्यू कहाँ पे पुट करूँ मैं, ये सारी वैल्यू कहाँ पे पुट कर देता हूँ, वहाँ पे। वो बताइए आप, N1 की वैल्यू कितनी है 1, I1 की वैल्यू कितनी है 1, प्लस N2 की वैल्यू कितनी है 1 इंटू 2, R की वैल्यू गिवन है हमें क्वेश्चन में 1/12। R तो वैसे भी आपको मैंने सिखाया कैसे रखना होता है। T कितना हमारा 27 डिग्री सेल्सियस, बट हमें टेम्परेचर हमेशा केल्विन में रखना होता है, तो कितना हो जाएगा 273 ऐड कर लेते हैं। डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 ऐड करते हैं तो 300 केल्विन। और वॉल्यूम कितना है हमारा, वॉल्यूम इज़ 3 लीटर। तो जो भी आंसर आएगा उसके बाद में आपको क्या लिख देना है, ATM। सो स्टूडेंट्स, आप ऐसे क्वेश्चन बहुत इजीली कर सकते हैं जिनमें हमारे 2 या 2 से ज़्यादा सोल्यूट प्रेजेंट होते हैं। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, नोट करें आप इसे। नोट डाउन दिस क्वेश्चन प्लीज। ये सेकंड केस हमारा बहुत इजी है। सेकंड केस के अंदर हमारे 2 से ज़्यादा सोल्यूट अगर प्रेजेंट होते हैं तो ऐसे केस में हम 1/2 फैक्टरी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हो। मैंने कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट किए थे जो हमारे प्रीवियस ईयर के अंदर वो ऑस्मोटिक प्रेशर के आए हुए हैं, तो वो क्वेश्चंस भी मैं आपको साथ साथ बता देता हूँ। ये क्वेश्चन भी हमारा JEE मेंस और CBSE के अंदर आया हुआ है। यूपी बोर्ड के अंदर ये क्वेश्चंस बहुत ही कम आते हैं, सेकंड केस तक तो आ जाता है, थर्ड और फोर्थ केस तो बहुत ही कम आते हैं। ओके, अब हम देख लेते हैं। ये क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किया था, ये क्वेश्चन आपको करना है। ये क्वेश्चन आपके लिए A solution is prepared by dissolving 0.6 gram urea, 0.6 gram urea and 1.8 gram glucose in 100 ml of water at 27 degree Celsius. Calculate pi when R is equals to 0.0821। यूनिट भी इसकी गिवन हुई थी, मैंने भी आपको डायरेक्ट लिख दिया है। ये क्वेश्चन आपको करना है, ये सेकंड केस का ही क्वेश्चन है हमारा। देखिए, ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग, यूरिया है हमारा 0.6 ग्राम और 1.8 ग्राम हमारा ग्लूकोज है, तो 2 सोल्यूट है ना हमारे, और दोनों सोल्यूट 100 ml के अंदर है। अब यहाँ पे ध्यान देना होगा आपको, ये क्या है हमारा ml में, और जब R की वैल्यू ये रखी जाती है 0.0821 तो वॉल्यूम हमें कहीं में रखना होता है लीटर में, ये कहीं में है ml में, तो ऊपर कितने से मल्टीप्लाई करा लोगे 1000 से। तो बाकी ये सारा ऐसा ही है। M0 यूरिया का 60, W इसका M0 180, बाकी सारी चीज़ें आपको गिवन है। 1/2 फैक्टर यूरिया का भी 1 होता है और ग्लूकोज का भी 1 होता है। ये क्वेश्चन आप खुद ही करेंगे, ये क्वेश्चन आपके लिए
केस थर्ड क्या है हमारा वो देख लेते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए केस थर्ड, ये केस भी थोड़ा मतलब जनरली है, कोई हार्ड बात नहीं है इसके अंदर भी। व्हेन 2 और मोर देन 2, व्हेन 2 और मोर देन 2 नॉन रिएक्टिंग solution are mixed when 2 or more than 2 non reacting solution are mixed then calculation of pi। ऐसे ये क्या केस है हमारा, ये केस हमारा ये है कि हमने दो सॉल्यूशन प्रिपेयर किए, एक सॉल्यूशन अलग प्रिपेयर किया और एक सॉल्यूशन अलग प्रिपेयर किया, उन दोनों सॉल्यूशन को एक जगह पे मिक्स कर दिया और वो दोनों सॉल्यूशन आपस में रिएक्ट नहीं करते। तो ऐसे केस में हम वो दो सॉल्यूशन अलग अलग पड़े रहेंगे। जैसे आप क्या होता है, सरसों का तेल और पानी का कोई दो अलग अलग सॉल्यूशन बनाओ तो सरसों का तेल वाटर के अंदर कभी भी क्या नहीं होता, डिसोल्व नहीं होता है, तो वो अलग अलग पड़े रहेंगे। पर वहाँ पे जो ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट होगा वो कैसे कितना होगा वो हम ये जानेंगे अब की बार। चलो देखते हैं, इसका क्वेश्चन भी बताऊंगा हम कैसे पहचानेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये होता है कि हम पहचानेंगे कैसे, किस केस का क्वेश्चन है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि हम ये केस 1 से है, केस सेकंड से है। केस फर्स्ट को आप कैसे पहचान लोगे, एक सोल्यूट होगा। केस 2 को आप कैसे पहचान लोगे, उसमें दो सोल्यूट के नाम होंगे। ये क्वेश्चन यही देखते हैं हम ये कैसे पहचानेंगे। इसका फॉर्मूला बता देता हूँ मैं पहले आपको। पाई टोटल इज इक्वल्स टू N1I1 प्लस N2I2, अगर 2 से ज़्यादा है तो N3I3, वही सिमिलरली RT अपॉन V1 प्लस V2, अगर तीसरा है तो V3 भी होगा, ऐसे ही डैश डैश करके। अब देखिए ये मैंने क्या किया, V1 प्लस V2 किया ना। अभी V1 प्लस V2 का मीनिंग ये है कि जब मैंने दो सॉल्यूशन को कंबाइन किया और वो दोनों सॉल्यूशन रिएक्शन नहीं करते तो वो सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो तो अलग होगा और जब वो कंबाइन नहीं कर रहे तो दूसरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम अलग होगा, तो हम अलग अलग रखेंगे। वहाँ पे क्या था, मैंने टोटल V लिखा था, V टोटल, ठीक है ना। तो ये अभी अलग अलग लिखने पड़ेगी बट वैल्यू फिर भी वही आएगी, वैल्यू फिर भी वही आएगी। अब ये कैसे पहचाना जाता है कि नॉन रिएक्टिंग है। पहले मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, इसका एक क्वेश्चन लेते हैं इसका। $58.5 ग्राम NaCl is present in 2 liter solution and 60 gram urea is present in 3 liter solution at 27 degree Celsius when these solution are mixed, then calculate pi। R is equals to 1/12, यानी कि R is equals to 1/12 का मीनिंग है पाई की वैल्यू कहीं में आएगी ATM में। मैं बार बार इसलिए बोल देता हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। अब देखते हैं, ये भी दो है हमारे पास में, एक NaCl है और एक कौन है हमारा, यूरिया। बट अब की बार एक पूरा सॉल्यूशन है हमारे पास में, ये वाला पूरा सॉल्यूशन है ना। मैं बोल देता हूँ सॉल्यूशन A और बोल देता हूँ सॉल्यूशन B। सॉल्यूशन A में बताइए मुझे आप कौन कौन है हमारे पास में। सॉल्यूशन A में W कितना है हमारे पास में, 58.5। M0 कितना है, मैं पहले वाला मान रहा हूँ, इसे पहले वाला सॉल्यूशन मान रहा हूँ, दिस इज सॉल्यूशन A। M0 कितना है हमारा, NaCl का कितना होता है 58.5, तो इसका N कितना आएगा 1 मोल, W/M0 दोनों वही आएगा। NaCl का 1/2 फैक्टर कितना होता है, I is equals to 2। NaCl का 1/2 फैक्टर कितना होता है, I is equals to 2, ये आपको अच्छे से पता है। ओके स्टूडेंट्स, अब इसका वॉल्यूम भी गिवन है। वॉल्यूम कितना है इसका, 2 लीटर। मतलब क्या है इसका,
एक 2 लीटर का सॉल्यूशन प्रिपेयर किया गया है जिसके अंदर 58.5 ग्राम NaCl है, यही तो मीनिंग है इसका। और एक सॉल्यूशन B प्रिपेयर किया गया है जिसके अंदर W कितना है हमारा 60, यूरिया का मोलर मास भी कितना होता है 60, मोल्स कितने हो गए हमारे 1, और 1 था फैक्टर कितना होगा यूरिया का, ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो 1, और वॉल्यूम कितना है हमारा इसका, वॉल्यूम देखते हैं 3 लीटर। अब मैं आपको बताता हूँ कि नॉन रिएक्टिंग को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। नॉन रिएक्टिंग मतलब जो रिएक्शन ना करते हो। देखो आप NaCl है और ये कौन है हमारा यूरिया। अगर एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड हुआ और दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड हुआ, यूरिया तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है सेकंड बुक का है, और ये कौन सी फर्स्ट बुक का है, समझ रहे ना आप। ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अगर एक इनऑर्गेनिक है और एक ऑर्गेनिक है तो नॉन रिएक्टिंग का केस होगा। जैसे मैं आपको बोलूँगी यूरिया प्लस ग्लूकोज, जैसे मैंने क्वेश्चन दिया था अभी लास्ट वाले, उसमें एक यूरिया था एक ग्लूकोज था। अब ये देखो आप, ये दोनों के दोनों कैसे हैं, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक वाली रिएक्शन शो करेंगे, करेंगे नहीं शो करेंगे, तो ये कौन सा है, नॉन रिएक्टिंग वाला नहीं है। जैसे मैं बोलूँ आपको MgCl2 प्लस ग्लूकोज, ये आयनिक फॉर्म में है ना, +2 -1, ग्लूकोज क्या होता है C6H12O6, ये आयनिक फॉर्म में नहीं है हमारा। ये क्या है हमारा, दिस इज ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड दिस इज इनऑर्गेनिक। जब भी एक इनऑर्गेनिक हो और एक ऑर्गेनिक हो तो आप नॉन रिएक्टिंग का केस समझेंगे। और नॉन रिएक्टिंग केस में बस ये V1 + V2 लिखना होता है, बाकी कोई भी अंतर नहीं है, बाकी सारी चीज़ें वही है, ठीक है ना। तो आप पुट करेंगे, आप डायरेक्ट आपकी वैल्यू आ जाएगी। नॉन रिएक्टिंग में एक ऑर्गेनिक होगा और एक इनऑर्गेनिक होगा। वैल्यू पुट करें, N1 कितना है हमारा 1 इंटू NaCl के लिए कितना 2, 1 इंटू 1 RT, R कितना है हमारा 1/12, 27 डिग्री सेल्सियस का क्या मीनिंग होगा 300 केल्विन, और वॉल्यूम कितना है हमारा 2 + 3। बस आपको सॉल्यूशन करना होगा तो आपका वैल्यू कहीं में आएगी, आपकी वैल्यू आएगी ATM में। ओके स्टूडेंट्स, तो ये केस नंबर 3 भी हमारा बहुत इजी है। केस नंबर 3 के अंदर हमने सीखा कि दो सॉल्यूशन अगर प्रिपेयर किया जाए और वो दोनों सॉल्यूशन रिएक्शन ना करते हो, अगर वो दो सॉल्यूशन रिएक्शन ना करते हो तो ऐसे केस में हमें V1 + V2 लिखना होता है, क्योंकि अब ये रिएक्शन नहीं कर रहा तो इसका वॉल्यूम अलग पड़ा होगा वहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर, और इसका वॉल्यूम अलग पड़ा होगा। तो ऐसे केस में हम इसे V1 + V2 लिख देते हैं, बाकी सारी चीज़ें ऐसी ही है। अगर वो 3 का कर दे तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, N3I3 और प्लस V3। अभी तो कॉन्स्टेंट है ना, R तो कॉन्स्टेंट है, और जब वो मिक्स कर रहा होगा, कंबाइन कर रहा होगा, तो उस समय का टेम्परेचर भी एक ही जैसा ही होगा, वहाँ पे टेम्परेचर भी अलग अलग नहीं हो सकते, तो T भी हमें कॉन्स्टेंट ही रखना होगा। ओके स्टूडेंट्स, नॉन रिएक्टिंग केस भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। केस 4, हेडिंग लगाइए केस 4। केस 4 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। केस 4 से क्वेश्चन आए हुए हैं, हेडिंग लगाइए केस 4। केस 4 क्या है हमारा, when 2 or more than 2 रिएक्टिंग सॉल्यूशन, वो लास्ट वाला जो केस था वो नॉन रिएक्टिंग था, ये वाला है हमारा रिएक्टिंग वाला। when 2 or more than 2 रिएक्टिंग सॉल्यूशन आर मिक्स्ड then कैलकुलेशन ऑफ पाई। जब 2 या 2 से ज़्यादा सॉल्यूशन हमारे कंबाइन करें बट वो दोनों सॉल्यूशन रिएक्शन कर लेते हो, तो ऐसे केस में हम कैसे कैलकुलेशन ऑफ पाई करेंगे, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर की कैलकुलेशन कैसे होगी। फॉर्मूला जो है ना हमारा पाई टोटल क्यों लिख रहा हूँ मैं, आप समझ रहे होगे ना, ये दो से ज़्यादा की बात होती है, तो ऐसे केस में दोनों का कुल बताया जाता है, टोटल बताया जाता है। तो फॉर्मूला भी वही रहेगा N1I1 प्लस N2I2 RT/V, यहाँ पे V टोटल हो जाएगा। बट आपको एक नोट लिखना होगा इस केस में, ये नोट ही सब कुछ है, ये जो नोट लिखोगे ना, अब यही है हमारा इंपॉर्टेंट नोट। लिखे आप, इन दिस टाइप ऑफ केस number of moles
number of moles are considered only after the reaction, are considered only after the reaction। अगर हमारे दोनों सॉल्यूशन रिएक्शन कर लेते हैं तो रिएक्शन करने के बाद जो मोल्स आएंगे वो वाले मोल्स हमें रखने हैं, ना कि इनिशियल मोल जो हमें गिवन होंगे। अब ये समझा देता हूँ मैं आपको कैसे हैं, ये क्या केस है और हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे रिएक्शन होगी भी या नहीं होगी। अगर आपने ये फॉर्मूला नोट कर लिया हो तो मैं इसे एक बार रब कर देता हूँ, क्योंकि इसके लिए मुझे थोड़ी जगह ज़्यादा चाहिए। केस फोर्थ में मैंने बताया कि अगर हम दो या दो से ज़्यादा सॉल्यूशन को कंबाइन करते हैं और जिस सॉल्यूशन का जो सॉल्यूशन आपस में कंबाइन करने के बाद रिएक्शन कर लेते हैं तो कैलकुलेशन ऑफ पाई कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन देखिए आप, $60 120 ग्राम यूरिया is dissolved is present in 2 liter solution and 58.5 ग्राम। आप इसे यूरिया से चेंज करें थोड़ा, रिएक्टिंग वाला केस है ना ये, तो यहाँ पे मुझे थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। सॉरी आई मेड मिस्टेक, इसे थोड़ा चेंज कर लेते हैं। HCl है हमारा और एक हमारे पास में NaOH है। मैं एक बार कैलकुलेशन इजी करने का बस एक थोड़ा सा जनरल आइडिया निकाल लेता हूँ। ये कितना होता है 36.5, ये कितना होता है 40 हमारा, ये कितना हो जाएगा, इसे ले लेते हैं 36.5 ग्राम HCl is present in 2 liter solution and 80 ग्राम NaOH is present in 3 liter solution at 27 डिग्री सेल्सियस। ये 27 मैं आपको बार बार इसलिए एक सेम देता हूँ ताकि आप बहुत जल्दी इससे मतलब कैप्चर कर जाए, वो जल्दी लिखें। एट 27 डिग्री सेल्सियस if both solution are mixed together then calculate pi in ATM। पाई ATM में बोलने का लॉजिक आप समझते होगे। आर की वैल्यू आपको क्या पुट करनी है 1/12। देखिए एक सॉल्यूशन है 2 लीटर का, उसके अंदर 36.5 ग्राम HCl प्रेजेंट है और दूसरा सॉल्यूशन है हमारा 3 लीटर का, उसके अंदर 80 ग्राम NaOH प्रेजेंट है। अगर 27 डिग्री सेल्सियस पे दोनों को आपस में कंबाइन कर दिया जाता है दोनों सॉल्यूशन को, तो दोनों सॉल्यूशन कंबाइन होने के बाद जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो कितना रह जाएगा। लास्ट वाले केस में क्या था, हमने कंबाइन किया बट वो रिएक्शन नहीं करते थे, वो दोनों ऐसे ही सेपरेट हो जाते थे, वहीं पे पड़े रहते थे एक दूसरे के साथ। बट ये रिएक्शन वाला केस है। अब आप ये समझो कि HCl है और ये हमारा कौन है NaOH। और HCl और NaOH अगर आप समझते हैं, अगर आपने 10th बहुत अच्छे से की है तो बहुत अच्छी बात है, इस रिएक्शन को 1 मिनट में बता देंगे। रिएक्शन जब रिएक्शन वाला केस होगा, रिएक्टिंग वाला केस होगा, तो दोनों के दोनों कंपाउंड इनऑर्गेनिक हो गए। HCl भी इनऑर्गेनिक है और NaOH भी इनऑर्गेनिक है, बिना कार्बन के है ना, ये कार्बन नहीं है इनमें, तो ये रिएक्शन हो जाएगी। ये रिएक्शन कौन सी है, एसिड प्लस बेस रिएक्शन है। HCl एक एसिड है और हमारा NaOH एक बेस है। और आपको पता होना चाहिए एसिड बेस रिएक्शन बहुत ही फास्ट रिएक्शन कैटेगरी में आती है, बहुत जल्दी हो जाती है। ये मतलब आप पलक झपकाओगे ना तब तक कंप्लीट हो जाती है, बहुत फास्ट रिएक्शन होती है। नहीं क्या बनेगा, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, पॉजिटिव वाला नेगेटिव के पास क्या बनेगा, HOH से H2O और NaCl। एसिड प्लस बेस मेक सोल्ट प्लस वाटर, ये वाली रिएक्शन है ना। अब देखिए आप, ये कंबाइन होने वाला केस है। अब अलग से थोड़ी कैलकुलेशन कर लेते हैं, अभी समझ आ जाएगा बहुत अच्छे से आपको। ये हमारा HCl है और ये हमारा NaOH है। HCl का M0 कितना होता है 35.5 और 1 36.5। इसका W कितना है 36.5 गिवन है ना। NaOH का M0 कितना होता है 40 होता है 40। मैं यही कैलकुलेशन कर रहा था ताकि इन मोल्स हमारे बहुत कम मतलब कैलकुलेशन हो जाए जल्दी। 23
16 और 1 कितना 40 हो जाएगा ना, और इसका W कितना है हमारा 80। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए, अब ये बताइए इनका N कितना आएगा, मोल्स ऑफ HCl कितने आएंगे हमारे 1 मोल W/m0, मोल्स ऑफ NaOH कितने आएंगे W/m0 कितना आएगा 2 मोल्स आएंगे। अब ये मोल मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। HCl के मोल कितने हैं हमारे, HCl का हमारे पास में कितना मोल है 1 मोल। ओके, और NaOH के हमारे पास में, HCl के तो हमारे 1 है ना, और NaOH के हमारे पास में कितने हैं 2 मोल। ओके, अब देखिए ये डाटा मैं अब यहाँ से हटा देता हूँ, ये डाटा मैं यहाँ से हटा देता हूँ। मैंने इसलिए लिखा है कि ताकि मैं मोल्स कैलकुलेट करूँ, W/m0 और W/m0 से मैंने दोनों के मोल्स कैलकुलेट किए। अब देखिए जब ये आपस में कंबाइन करेंगे, कंबाइन रिएक्शन होने का मीनिंग क्या होता है, दो सॉल्यूशन कंबाइन करते हैं, 2 रिएक्टेंट कंबाइन करते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है, जो चीज़ कंबाइन करती है उनका एग्जिस्टेंस, उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है और वो दूसरे रूप में कन्वर्ट हो जाती है। रिएक्शन का मीनिंग ये है ना, जो हमने लिया था वो तो आपस में कंबाइन करके खत्म हो गया और उसने दूसरा रूप ले लिया। तो जब ये कंबाइन करेंगे तो इनके मोल्स भी कंबाइन करेंगे, जब इनके मोल्स कंबाइन करेंगे तो ये ख़त्म भी हो गए, जब ये ख़त्म हो गए तो ये कहीं ना कहीं कन्वर्ट भी हो गए नहीं हो गए ना, तो ये रिएक्शन करने के बाद कन्वर्ट तो हो गए, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब देखिए, अब ये देखिए आप, इसके कितने मोल है हमारे पास में 1 मोल, इसके कितने मोल है 2 मोल। रिएक्शन अकॉर्डिंग टू स्टाइकियोमेट्री होती है, HCl की स्टाइकियोमेट्री मतलब उसके पीछे की लिखी हुई संख्या कितनी है 1, NaOH की भी कितनी है 1, NaCl की भी कितनी है 1 और इसकी भी कितनी है 1। ये किस रेशो में रिएक्शन कर रही है 1:1 में, किस रेशो में 1:1 में। अगर इसका 1 मोल घटेगा तो इसका भी 1 ही मोल घटेगा, यही तो मीनिंग है ना। 1:1 का मीनिंग क्या होता है, 1:1 का मीनिंग होता है जब इसका 1 मोल डिक्रीज होगा तो इसका भी 1 ही मोल डिक्रीज होगा। तो इसका 1 मोल अगर डिक्रीज होता है तो कितने रह जाएंगे 0 मोल, अगर इसका 1 मोल डिक्रीज होता है तो इसके कितने रह जाएंगे 1 मोल। अब ये 1:1 में डिक्रीज हुए हैं तो ये 1:1 में बनेगी भी, अगर इधर से इसका 1 मोल घटा हुआ है तो इसका 1 मोल बनेगा और इसका भी 1 मोल बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, ये है ना। अब देखिए, अब इसका 1 मोल है, इसका मोल 1 मोल है, अब HCl के मोल कितने रह गए 0। अब इसका क्या मीनिंग है, देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर किसकी वजह से होता है, उसमें अमाउंट ऑफ सोल्यूट कितना है और उसमें आपने HCl डाला था कितना 36.5 ग्राम, और रिएक्शन करने के बाद HCl के मोल कितने हो गए हमारे 0, HCl के मोल कितने हो गए हमारे 0 हो गए। और जब HCl के मोल हमारे 0 हो गए हैं तो ऐसे केस में इसकी वजह से तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट नहीं होगा वहाँ पे। जब इसकी वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट नहीं होगा तो इसका क्या मीनिंग है कि इसे हम कैलकुलेशन में शामिल नहीं करेंगे। अब इसमें हमारे NaOH भी है, NaCl भी है और हमारा वाटर भी है। समझ गए कि आप स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको समझा दिया है कि HCl के मोल अब नहीं रही है हमारे पास में, अब हमारे पास में किसके मोल है NaCl के मोल है और NaOH के मोल है। वाटर जो है ना, वाटर तो हमारा सोलवेंट होगा, वाटर क्या होगा हमारा सोलवेंट, मतलब इसके अंदर तो डिजोल्व होगा। अब वाटर के अंदर हमारे 1 मोल, वाटर के अंदर हमारे 1 मोल NaCl है और 1 मोल हमारा NaOH है। अब इसकी वजह से हमारा क्या क्रिएट होगा ऑस्मोटिक प्रेशर, HCl के कारण ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं होगा। तो देखिए, जब हमारी रिएक्शन हो जाती है, रिएक्टिंग केस होता है, तो ऐसे केस में जो आप इनिशियल मोल डायरेक्ट रखते हैं, जैसे आप रखते हैं W/m0 इसका N1 इसका N2 आप रख देते, बट रिएक्शन करने के बाद वो थोड़ी ना वहाँ पे रहते, वो तो रिएक्शन करके अपने मोल खत्म कर चुके होंगे और दूसरे रूप में कन्वर्ट हो गए होंगे। जब उन्होंने अपने मोल ही चेंज कर लिए हैं तो आप ये वाले मोल कैसे रख सकते हो फिर। तो मैंने क्या बोला था नोट में, मैंने बोला था कि रिएक्शन करने के बाद जो मोल आएंगे उन मोल्स को कंसिडर करेंगे हम, इनिशियल मोल को कंसिडर कभी भी नहीं करते हम जब रिएक्शन हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, चलो देख लेते हैं क्या फॉर्मूला है हमारा। अब ये तो क्या है हमारा सोलवेंट, ये क्या है हमारा सोलवेंट, इसके अंदर तो ये प्रेजेंट है, तो एक सोल्यूट हमारा NaOH है और एक हमारा NaCl है। तो अब रखता हूँ मैं, एक NaOH है हमारा और एक कौन है हमारा NaCl। बताइए इसका N1 कितना है 1 मोल, इसका I1 कितना होगा I1, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है और वैसे भी ये 1 प्लस और 1 माइनस वाला देगा तो इसके 2 मोल आएंगे, सॉरी 2 मोल्स आएंगे ना, तो I1 फैक्टर कितना होगा 2। और बताइए NaCl का कितना मोल है हमारे पास में N2, कितना मान लो मैं इसे 1 मोल, इसे मैंने N2 मान लिया है जो कि 1 मोल है। और I2 कितना होगा NaCl का, सोल्ट है ना, एक Na एक Cl 2 आएगा।
अब मुझे बाकी बस सब रखना है वहाँ पे। कैसे? N1I1, N1 की वैल्यू बताए आप 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2। R कितना रखूँ मैं? ATM में लाना है ना, 1/12, 27 डिग्री सेल्सियस है तो 300 केल्विन। अब देखिए, अब V1 प्लस V2 नहीं लिखा है मैंने, V टोटल लिखा है। जब कोई चीज़ कंबाइन हो जाती है तो कंबाइन होकर टोटल हो जाता है ना, तो यहाँ पे V1 प्लस V2 लिख नहीं सकते हम, बस हमें V टोटल रखना पड़ेगा। पहला वॉल्यूम कितना है हमारा? 2 लीटर, और दूसरा वॉल्यूम कितना है हमारा? 5 लीटर। वैसे V1 प्लस V2 लिखने का रीजन समझ में आना चाहिए, वैल्यू तो फिर भी इतनी आएगी। रीजन समझ में आने चाहिए कि वो प्लस 2 लीटर अभी ऐसे ही पड़ा हुआ है, 2 लीटर ऐसे ही, 3 लीटर ऐसे ही, बट ये 2 लीटर और 3 लीटर अब की बार कंबाइन हो जाएंगे तो ये कितना बना लेंगे? 5 लीटर। ये लीटर में है तो बाकी सारी कैलकुलेशन हो जाएगी। अब तो आपकी वैल्यू कहीं में आएगी, हमारी वैल्यू आएगी ATM में। आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये वो केस है जब हमारे रिएक्शन, जो हमारे सोल्यूट है ना, जो हमारे सोल्यूट होते हैं, सॉल्यूशन होते हैं, दोनों सॉल्यूशन कंबाइन हो जाते हैं और रिएक्शन कर लेते हैं। अगर रिएक्शन हो जाती है तो जो मोल्स कंसिडर करते हैं वे आफ्टर द रिएक्शन करते हैं, बिफोर द रिएक्शन नहीं करते हम, क्योंकि वो रिएक्शन कंबाइन करने के बाद वो मोल्स रह ही नहीं जाते हमारे। ये आपको खुद समझना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैं देख लेता हूँ मैंने इसके लिए कोई क्वेश्चन निकाला हुआ है क्या, मतलब इसका कोई क्वेश्चन भी है क्या हमारे पास में। एक ही क्वेश्चन है हमारे पास में। ये क्वेश्चन हमारा JEE मेंस CBSE दोनों में आया हुआ है। ये क्वेश्चन मुझे मिला था आज। चलो ये क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन क्या है हमारा? 2 लीटर ऑफ 0.1 मोलर HCl is mixed with 3 liter of 0.2 molar NaOH at 27 degree Celsius. Find osmotic pressure। और R की वैल्यू आप कुछ भी 1/12 रख देता हूँ मैं अपनी तरफ से ही, इसमें है नहीं। ओके स्टूडेंट, चलो अब देखिए, HCl एसिड, NaOH बेस। एसिड बेस है तो रिएक्शन होगी तो इनिशियल मोल नहीं रख सकते हम। चलो देख लेते हैं एक बार हम ये कैसे है हमारा। एक हमारा HCl और एक हमारे पास में है कौन? NaOH। अब इनकी मोलैरिटी गिवन है 0.1 मोलर का क्या मीनिंग है? इनकी मोलैरिटी 0.1 है। अब HCl की मोलैरिटी गिवन है, मोलैरिटी कितनी है? 0.1। ओके, अब आपको पता होगा उसका वॉल्यूम कितना है, HCl का वॉल्यूम बताओ कितना है? 2 लीटर। आपको पता होगा मोलैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब आपको क्या चाहिए? यहाँ से मैं इनके मोल्स निकाल लेता हूँ ताकि मुझे यहाँ पे डायरेक्ट मोल पता लग जाए और मैं रिएक्शन के बाद इनके मोल रख पाऊँ डायरेक्ट। तो क्या हो जाएगा? M इंटू V। क्या हो जाएगा हमारा? M इंटू V, 2 इंटू 0.1। और ये क्या आएगा हमारे? मोल्स ऑफ HCl। मोल्स ऑफ HCl तो हमारे ये हैं। और दोबारा देख लेते हैं और किसका है हमारे पास में डाटा? NaOH का। NaOH की मोलैरिटी बताइए कितनी है? 0.2 मोलर एंड वॉल्यूम कितना है हमारे इसका? 3 लीटर। अब मुझे इसके मोल्स निकालने हैं तो मोल्स में कैसे निकालूंगा? 3 इंटू 0.2, 3 इंटू 0.2। आपको इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप यहाँ तक का इसे समझ ले। ओके स्टूडेंट्स, अब ये देखिए कि हमने मोल्स निकाले हैं। एन के यहाँ से कितने मोल्स आएंगे? 0.2 और यहाँ से कितने आएंगे? 0.6 हमारा। अब ये किसके मोल्स है? ये HCl के मोल। HCl के मोल कितने हमारे पास में? 0.2। और NaOH के कितने मोल है हमारे पास में? 0.6। पहले में रिएक्शन करके कंबाइन करके रिएक्शन देखते हैं क्या बनता है। NaCl बन जाएगा और प्लस वाटर। वाटर क्यों नहीं कंसीडर करते हम? वाटर को कंसीडर नहीं करते स्टूडेंट्स हम, क्योंकि वाटर सॉल्वेंट होता है और ऑस्मोटिक प्रेशर किसके कारण होता है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के कारण। तो वाटर की कैलकुलेट नहीं करेंगे हम।
ये मोलैरिटी के फॉर्मूले से मैंने क्या किया, मोलैरिटी और वॉल्यूम की सहायता से मोल्स निकाल ले और मोल्स यहाँ पे रख दिए हैं। ये तो आप भी कर सकते हैं। अब ये कितने रेशो में कंबाइन करते हैं, 1:1:1:1। जितना ये खत्म होगा उतना ये खत्म होगा, उतना ये बनेगा और उतना ये बनेगा। यही तो होता है ना 1 का मीनिंग। अगर 1:2 होता तो इसका क्या मीनिंग होता हमारा, जितना ये वाला खत्म होगा उसका 2 गुना ये खत्म होगा। जैसे यहाँ पे 2 होता तो 0.2 खत्म होता, तो ये 0.4 खत्म होता हमारा। कंज्यूम बोलते हैं इसे हम, कंज्यूम होना। चलो देखते हैं। अब ये देखिए, इसका अगर 1 मोल के अकॉर्डिंग सबसे कम कौन है हमारा, ये। जितना ये खत्म होगा उतना ये खत्म होगा, तो ये 0.2 खत्म होने के बाद कितना बचेगा, 0। इसमें से 0.2 खत्म होने के बाद कितना बचेगा, 0.4। और ये कितना बनेगा, 0.2। जो 1:1 में है ना, इसे भी 0.1 ही बने, 0.2 ही बनेगा, बट इसे हम शामिल नहीं करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं। अब ये वाला हमारा खत्म हो गया है, इसे हम शामिल करते नहीं। तो हमारे 2 सॉल्यूट है, एक NaOH जिसके मोल कितने हैं, ये हमारा किसका वैल्यू हुआ, N1 का। ये क्या हुआ हमारा, N2 का। ओके, I1 बताओ इसका कितना होगा, 2 होगा ना। एक Na एक OH, इसका I2 कितना होगा, 2 होगा ना। तो N1 I1 और N2 I2, R कितना होगा, 1/12। T कितना होगा, 300 केल्विन। वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम हमारा कितना होगा, 2 + 3। कंबाइन होने के बाद भी वैसे कितना हो जाएगा, 5 लीटर। ओके स्टूडेंट्स, इसका क्वेश्चन को भी आप कर सकते हैं। बस इस क्वेश्चन में क्या था, इसमें हमें नंबर ऑफ मोल्स के लिए W/m0 नहीं था। मोल्स को कैसे निकालते हैं हम, W/m0 से, बट इसमें हमने जो मोल निकाला ना वो मोलैरिटी के थ्रू निकालना है। मोलैरिटी = N/V। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी था हमारा। कर लोगे ना ये क्वेश्चन भी आप। लास्ट केस 5 या केस 5। लास्ट केस जो है ना, ये तो बहुत रेयर आता है। केस 5, when 2 or more than 2 solution are combined, when 2 or more than 2 solution are combined and they formed precipitate, वो किसे फॉर्म कर ले, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हो जाए। ये मैं सिखाऊंगा आपको। व्हेन 2 और मोर देन 2 सॉल्यूशन आर कंबाइंड एंड दे फॉर्म्ड प्रेसिपिटेट, या ऐसे लिख सकते हैं, प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस देन कैलकुलेशन ऑफ पाई। तब ऐसे केस में ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब ये बहुत ईजी है एक केस हमारा। फॉर्मूला भी हमारा क्या है, फॉर्मूला आप इसके नीचे लिख सकते हैं, N1 I1 + N2 I2 RT/V टोटल। अब भी फॉर्मूला वही है, बट एक नोट लिखना होगा इसके नीचे। आपको नोट लिखे आप, इन दिस टाइप ऑफ केस मोल्स ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड, जो प्रेसिपिटेट हमारा बना है उसके मोल्स ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड डज नॉट इंक्लूड इन कैलकुलेशन, जो प्रेसिपिटेट हमारे बनते हैं उस प्रेसिपिटेट के जो मोल्स हो गए वो हम रिएक्शन में शामिल नहीं करेंगे, मतलब कैलकुलेशन में शामिल नहीं करेंगे। अभी इसका एक क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। चलो अभी इस बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। ये क्वेश्चन क्या है हमारा, 3 लीटर ऑफ 0.1 मोलर AgNO3 is mixed with 3 liter of 0.2 molar NaCl solution at 27 degrees Celsius. Calculate pi in ATM. Pi ATM that means R = 1/12। ये देखिए अब ये कैसे होगा।
सबसे पहला, ये किस टाइप का केस है हमें कैसे पता लगेगा? सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि केस फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है। केस फोर्थ तक आप समझ गए होगे। जब आप इन्हें एक बार अच्छे से रिवाइज करोगे ना तो देखना कि कैसे पता लगा ये हमारे केस फोर्थ का है, ये केस थर्ड का है, केस टू का है। केस वन तो सभी पहचान लेते हैं। अब देखिए AgNO3 AgNO3 किसके साथ कंबाइन हुआ है? NaCl के साथ में। और ये आपको पहचानना होगा, पहले रिएक्शन होगी भी नहीं। रिएक्शन कैसे होगी? आयनिक होना चाहिए, एक हमारा प्लस है, एक और निगेटिव, एक पॉजिटिव, एक हमारा निगेटिव। Ag किसके पास में जाएगा? Cl के, तो यहाँ से बनेगा AgCl। और Na किसके पास में जाएगा? NO3 के, तो क्या बनेगा? NaNO3। रेशो कितना है? 1:1:1:1:1। स्टाइकियोमेट्री 1:1 होने का फायदा ये है कि जितना ये घटेगा उतना ये घटेगा। अब इनके मोल्स चाहिए मुझे। क्या चाहिए मुझे? इनके मोल्स। यहीं से निकलेगी ना। वॉल्यूम कितना है बताओ? 3 लीटर। मोलैरिटी कितनी है हमारी? 0.1 मोलर। मोल्स कैसे निकलेंगे? M/V। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? N/V होता है ना। तो ये लास्ट क्वेश्चन में जैसे मैंने किया था, तो ये कितना आ जाएगा हमारा? ये हमारा कितना आ जाएगा? 0.3 मल्टीप्लाई करो, ये कितना आ जाएगा हमारा? ये कितना आ जाएगा? 0.6। वॉल्यूम इंटू मोलैरिटी दैट इज इक्वल्स टू मोल। अब देखिए 0.3 का अगर 1:1 में है, तो अगर ये 0.3 घटेगा तो ये भी कितना घटेगा? 0.3। ये 0.3 घटने के बाद कितना रह जाएगा? 0। ये 0.3 घटने के बाद कितना रह जाएगा? 0.3। ये कितना बनेगा? 0.3। और ये कितना बनेगा हमारा? 0.3। ओके। अब कितने बने टोटल? 3। बट इनमें से एक प्रेसिपिटेट है हमारा, वो कौन है? AgCl। अब प्रेसिपिटेट के बारे में बात करते हैं। हमने 2 सॉल्यूशन कंबाइन किए। प्रेसिपिटेट क्या होता है उसके बारे में बात भी करते हैं, और प्रेसिपिटेट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। हमने AgNO3 का एक सॉल्यूशन यहाँ पे कंबाइन कर दिया और 3 लीटर सॉल्यूशन NaCl का यहाँ पे कंबाइन कर दिया। ये तो हुआ ना। अब देखिए कंबाइन होने के बाद रिएक्शन होगी। कंबाइन होने के बाद क्या होगी? रिएक्शन। रिएक्शन होने के बाद उनमें से AgCl के जो है ना प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। प्रेसिपिटेट क्या होता है? रिएक्शन का वो पार्ट या किसी सॉल्यूशन का वो पार्ट जो सॉल्यूशन के अंदर नहीं रहता, वो नीचे जाके सेटल डाउन हो जाता है। कहाँ पे जाके? नीचे जाके सेटल डाउन हो जाता है, नीचे जाके बैठ जाता है। और जो रिएक्शन में नीचे जाके बैठ जाता है, अब वो सॉल्यूशन का हिस्सा नहीं है। अब जो सॉल्यूशन का हिस्सा ही नहीं है तो उसकी वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्रिएट नहीं होगा। जैसे आप ये समझो कि कोई पत्थर का टुकड़ा नीचे जाके बैठ जाए, तो विले की तरह वो सॉल्यूट की तरह बिहेव तो नहीं करने का ना, वो सॉल्यूट की तरह बिहेव ही नहीं करने का। अब वो सॉल्यूट की तरह बिहेव नहीं करेगा तो क्या? सॉल्यूट तो क्या होता है? वो मिक्स होता है ना सॉल्यूशन के अंदर। जब वो सॉल्यूट की तरह बिहेव ही नहीं कर रहा है तो ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे क्रिएट करेगा? और जब ये वाला इस कैलकुलेशन, जब ये हमारा नीचे जाके बैठ गया है और अब ये ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्रिएट नहीं करता है, तो फिर ऑस्मोटिक प्रेशर की कैलकुलेशन में हम इसके मोल्स क्यों शामिल करें? ठीक है ना। तो ऐसे केस में जो प्रेसिपिटेट होता है, प्रेसिपिटेट के मोल्स हम कभी भी कैलकुलेशन में शामिल नहीं करते हैं। बट सबसे पहली पहचान यही होगी आपको कि हम कैसे पहचान लेंगे कि यहाँ पे तो आप मैंने बता दिया आपको कि AgCl क्या है। AgCl प्रेसिपिटेट बनाता है। बाकी अदर रिएक्शन के अंदर हम कैसे पता लगाएंगे इसके प्रेसिपिटेट बनेंगे, यही बात है ना। तो इसके लिए मैं अभी आपको एक और चीज़ बताऊँगा, समझ गए ना। तो ये AgCl के क्या बने? हमारे प्रेसिपिटेट। जब इसके प्रेसिपिटेट बन गए तो इसके मोल्स हम कैलकुलेशन में शामिल नहीं करेंगे। तो ये कितना हुआ हमारा? N1 0.3। इसका I1 कितना होगा? NaCl का कितना होता है? 2। ये कितना होगा हमारा? N2। और ये कितना होगा? I2 कितना होगा हमारा? एक Na पॉजिटिव और NO3 निगेटिव। ये कितना होगा हमारा? 2। ये 0.3। N1 I1 प्लस N2 I2 और हमारा 1/12 T हमारा 300 केल्विन। पुट करोगे तो वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना। अब देखिए इसमें से 2 कैंसिल आउट हुए हैं। एक तो ये नहीं शामिल किया हमने क्योंकि ये तो बचा ही नहीं। ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट वो होता है जो सबसे कम अमाउंट में होता है और खुद खत्म हो जाता है। जब ये खत्म हो गया तो इसने ये तो बनवा दिया ना, उनमें से इसने एक ऐसा फॉर्म कराया जो अब प्रेसिपिटेट बना के नीचे बैठ गया, तो अभी से भी शामिल नहीं कर सकते। तो ये इनसे होगी कैलकुलेशन, क्योंकि यही बचे हुए हैं सॉल्यूशन में, और सॉल्यूशन में इनके बचने की वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट होगा, तो दोनों यही शामिल हो गए। ओके स्टूडेंट्स, आप ये बात समझ गए होंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ कि हाउ टू आइडेंटिफाई द प्रेसिपिटेट, कि हम रिएक्शन के अंदर कैसे पता लगाएंगे कि इसके प्रेसिपिटेट बनेंगे।
देखिए सिल्वर, लेड एंड मरकरी, अगर क्लोरीन के साथ में रिएक्शन कर ले, सिल्वर, लेड एंड मरकरी, ये हमारे इस चैप्टर का क्राइटेरिया होता है। मतलब जो हमारे क्वेश्चन आते हैं प्रेसिपिटेट के यहाँ से आते हैं। Ag जो है ना अगर Cl के साथ कंबाइन कर लेता है तो AgCl के साथ प्रेसिपिटेट बनाता है। Pb अगर Cl के साथ रिएक्शन कर लेता है तो PbCl2 बनाता है। और Hg अगर Cl के साथ रिएक्शन कर लेता है तो HgCl2 बनाता है। एक्सचेंज हो जाएगी ना चार्ज, तो ये 2 यहाँ पे आ जाएगा और पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, कैंसिल आउट हो जाएगा। Ag, Pb एंड Hg, Ag, Pb एंड Hg अगर क्लोरीन के साथ कंबाइन हो जाए तो प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन करता है। लास्ट क्वेश्चन में हमारा कौन बना था? AgCl, इसलिए तो हमने उसे कैंसिल कर दिया था। तो Ag, Pb एंड Hg क्लोरीन के साथ PPT बनाते हैं, यही इनकी आइडेंटिफिकेशन होती है। इसको आप एक ट्रिक से याद रख सकते हैं, आगे प्रभु है जी, आगे प्रभु है जी, आगे प्रभु है जी, आगे प्रभु है जी। किसके आगे? क्लोरीन के आगे। क्लोरीन के आगे सारे प्रभु है। क्यों? क्योंकि इनके साथ प्रेसिपिटेट बनाते हैं। मतलब ये एक ट्रिक है बस। आगे प्रभु है जी क्लोरीन के साथ, क्लोरीन के साथ ये क्या बनाएंगे? प्रेसिपिटेट। तो हमारा यहाँ तक ऑस्मोटिक प्रेशर जो हमारी पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो लगभग खत्म हो गई है। ये 95% खत्म हो गई है। एक छोटा सा टॉपिक बचा है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सीखेंगे। यहाँ तक आप बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल कर सकते हैं। आपके पास बुक है, उस बुक से आप न्यूमेरिकल करने की कोशिश करें। इससे अलग कोई न्यूमेरिकल नहीं है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन के न्यूमेरिकल्स होंगे, वो कल हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।